आज के इस एपिसोड में मैं आपसे बात करना चाहूंगा यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के रेगुलेशंस के बारे में। यूजीसी ने सर्वप्रथम 2012 में रेगुलेशंस बनाए थे। उनमें कुछ कमियां थी और कमियां खासतौर से महसूस की गई दो रिट पिटीशन सिविल सुप्रीम कोर्ट में जब डाली गई। रिट पिटीशन तो एक ही थे, दो वास्तव में पिटीशनर थे। एक थी राधिका वर्मोला, मदर ऑफ रोहित वर्मोला, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट की थी ये। वहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने जो उनकी कास्ट के बारे में बताया वो था कि वो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, आंध्र प्रदेश की। यह हैदराबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रही थी। दूसरी थी पायल ताडवी, इनकी मदर थी आबिदा सालिम ताडवी। आबिदा सालिम ताडवी और राधिका वर्मोला ने रिट पिटीशन नंबर 1149/2019 में डाली। इसमें वास्तव में क्या बताया गया था? इनकी बेटियों ने आत्महत्या की थी, सुसाइड किया था। रोहित वर्मोला पीएचडी कर रही थी और आबिदा सालिम ताडवी मेडिकल स्टूडेंट थी मुंबई के मेडिकल कॉलेज में, यानी दोनों की दोनों हायर एजुकेशन में पढ़ रही थी। इन्होंने आत्महत्या की और आत्महत्या का कारण क्या था? उनके साथ मजहब धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर, यानी मुसलमान और दूसरे आदिवासी होने के नाते उनके साथ बहुत भेदभाव हो रहा था। वह भेदभाव नहीं सहन कर पाई, इसलिए उन्होंने आत्महत्या की। सुप्रीम कोर्ट ने पाया जब इस रिट पिटीशन की प्रोसीडिंग चल रही थी कि यह काफी नहीं है, इसमें उचित प्रावधान नहीं है जिससे कि ये इनइक्वलिटी हटाई जा सके, इक्विटी प्राप्त की जा सके, कास्ट आदि के बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वह ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कि इसमें ओबीसीज को भी इंक्लूड किया जाए, क्योंकि राधिका के बारे में, राधिका वर्मोला के बारे में यह था कि वो शेड्यूल्ड कास्ट है, कुछ का ख्याल था कि वो ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस से है। इसलिए इस कानून में जो 2025 में बनाया गया, इसमें ओबीसी को भी इंक्लूड किया गया। 2026 13 जनवरी 2026 को जो नोटिफाई किया गया उसमें ओबीसी को भी शामिल किया गया। पहले केवल शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स थे, लेकिन अदर बैकवर्ड क्लासेस शामिल नहीं थे। इसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस के साथ साथ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को भी, ईडब्ल्यूएस को भी शामिल किया गया। दूसरा क्या था कि इसकी जो डिस्क्रिमिनेशन की जो परिभाषा थी उसमें अनफेयर्ड, बाइस्ड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट बातों को भी ध्यान में रखा गया। ये जरूरी नहीं है कि फिजिकल कोई हरासमेंट हो तभी डिस्क्रिमिनेशन माना जाए, बल्कि अगर एक्सप्लिसिट नहीं है, इम्प्लिसिट है, उसको भी शामिल किया जाए। और इसमें जो पहले नहीं थे, 2012 के रेगुलेशन में केवल एक डिस्क्रिमिनेशन, एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर हुआ करता था। उसको कंप्लेंट दी जाती थी, वो रिपोर्ट करता था, रिपोर्ट में कुछ तत्व पाया जाता था तो एक्शन होता था, और वो भी वार्निंग वगैरह तक सीमित था। लेकिन ये नए कानून में जो 13 जनवरी 2026 को पारित हुआ, उसमें एक बनाया गया ईओसी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, जो कंप्लेंट को रिसीव करता था और वो उसके बाद इक्विटी कमेटी बना सकता था जिसमें 10 मेंबर हों, और उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं और विकलांगों को भी शामिल किया गया। इसके अलावा दूसरे वर्ग के सदस्य भी शामिल हो सकते थे, क्योंकि टोटल 10 मेंबर बनाए जा सकते थे,
लेकिन खासतौर से यह सुनिश्चित किया गया कि SC, ST, OBC, महिलाएं और पीपल विद डिसेबिलिटी के लोग भी उसमें शामिल होना चाहिए। एक इक्विटी स्क्वाड बनाया गया। इक्विटी स्क्वाड की जिम्मेदारी थी कि जगह जगह देखने की कोशिश करे कि कहीं किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है। अगर उसे स्वयं जानकारी इसकी मिले तो स्वयं संज्ञान ले सकता था, नहीं तो फौरन कंप्लेंट पर आगे की कार्रवाई कर सकता था। 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन हेल्पलाइन बनाने की गारंटी दी गई कि हर एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हेल्पलाइन बनाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है जो कि 2012 के रेगुलेशन में नहीं थी कि इसको टाइम फ्रेम में निर्धारित कर दिया गया। टाइम फ्रेम क्या था? 24 घंटे में इक्विटी कमेटी को जैसे ही कंप्लेंट मिले उसको इंक्वायरी करना चाहिए और इस इंक्वायरी को 15 दिन के अंदर उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर देनी चाहिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को। और 7 दिन में, केवल 7 दिन में हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, वाइस चांसलर वगैरह 7 दिन में उस पर कार्रवाई करेंगे। और अगर अपील करनी है उसके खिलाफ, कंप्लेनेंट संतुष्ट नहीं होता है जो सजा दी गई है उससे, तो वह अपील कर सकता है ओम्बड्स पर्सन के सामने। ओम्बड्स पर्सन ऐसे समझिए जैसे एक तरह का लोकपाल होता है, लोकायुक्त होता है। उसे भी इस कानून के अंतर्गत किस प्रकार से नियुक्त किया जाएगा तो एक जाना माना व्यक्ति होना चाहिए। तो इस तरीके के प्रावधान पहले कानून में नहीं थे। यह जो कानून बना तो जहां इसमें, जैसा मैं अभी बता चुका हूं, कुछ अच्छी बातें थी, पॉजिटिव बातें थी, वहां कुछ लोगों को महसूस हुआ कि उसमें कई प्रकार की कमी रह गई है। जैसे कि कास्ट के बारे में सब स्पष्ट यह परिभाषा नहीं दी गई है कि किसी को कास्ट माना जाएगा। केवल शेड्यूल्ड कास्ट को या अन्य कास्टों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। यह भी नहीं था कि अगर किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव उच्च जातियों के खिलाफ, उच्च वर्णों के खिलाफ भी होता है तो उनको भी कोई किसी प्रकार का शिकायत करने का मौका मिलेगा या नहीं। और सबसे बड़ी बात यह थी कि यह कानून भेदभाव पैदा करता था एक तरह से SC, ST, OBC, विकलांग महिलाओं के खिलाफ। वहां यह सुनिश्चित नहीं करता था कि यदि भेदभाव करने वाले को कोई सजा मिलती है या शिकायत झूठी पाई जाती है तो वह शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकेगा या नहीं। आमतौर पर यह होता है, हमारे CRPC, IPC में भी है प्रावधान कि अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। इसलिए आशंका यह थी, उच्च वर्गों को आशंका यह थी कि कहीं हमारे खिलाफ झूठी भी कंप्लेंट कर दें, OBC वगैरह के जो लोग जिनको ये अधिकार प्राप्त है, झूठी शिकायत भी कर दें तो उनका तो कुछ बिगड़ना नहीं है, उनको तो कोई सजा मिल नहीं सकती है। इसलिए काफी कुछ झूठी शिकायतें हो सकती है। नतीजा यह हुआ कि सारे देश में उच्च वर्णों के लोगों ने, जिन्हें कई लोग मनुवादी कहते हैं, उन लोगों ने, खासतौर से उन वर्गों के विद्यार्थियों ने देश भर में आंदोलन प्रारंभ कर दिए, रैलियां निकाली, धरना दिए, हर जगह नारेबाजी होने लगी कि यह कानून वापस लो। इसलिए कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, एडवोकेट्स ने, वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया, रिट पिटीशन दायर की कि इस कानून को वापस लिया जाना चाहिए। यह कानून स्पष्ट नहीं है, यह कानून एक तरफा है, यह कानून भेदभाव पैदा करता है। इस कानून में अब OBC को भी शामिल किया गया जो पहले नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने OBC का तो ऐतराज स्वीकार नहीं किया, लेकिन ये महसूस जरूर किया कि इस कानून में कई ऐसे प्रावधान हैं जो स्पष्ट नहीं हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी महसूस किया कि जो शिकायत करता है, अगर वो झूठी शिकायत करता है तो उसको भी सजा देने का कोई प्रावधान है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट को महसूस हुआ कि जहां इसके प्रावधान अस्पष्ट है वहां यह भी प्रावधान होना कि शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, यह प्रावधान नहीं होना भी एक अच्छी बात नहीं है। इसलिए 29 जनवरी 2026 को, यानी 16 दिन बाद ही इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्थगित कर दिया, यानी स्थगन आदेश पारित कर दिए, यानी स्टे कर दिया। और यह भी आदेश दिया कि जब तक कोई नया कानून बनता है या इस कानून को सुधारा जाता है तब तक वही 2012 का यूजीसी रेगुलेशन लागू रहेगा। यहाँ यह बताना ज़रूरी है कि देखिए 2016 में आत्महत्या करती है एक विद्यार्थी, 2019 में रिट पिटीशन फाइल होती है, दूसरी विद्यार्थी भी आत्महत्या करती है। दोनों की माएँ सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती हैं नीचे से होती हुई, और 2019 से आज हम 2026 में हैं, उनको अब तक न्याय नहीं मिला है। अभी तक भी वो WPC प्रोसीडिंग्स में चल रही है, यानी 6 साल अब हो रहा है। और इस केस की सुनवाई हो ही रही थी तब इस WPC नंबर 2119 में, जो 2019 की थी, यह कहा कि इस कानून में जो प्रावधान हुए हैं वो वास्तव में उन्हीं शिकायतों के आधार पर हैं जो शिकायतें WPC नंबर 2019 में 2119/2019 WPC में हुए थे। और उनमें अगर इस तरीके के प्रावधान होते तो संभवतः उन दोषियों को बहुत शीघ्र सजा मिल सकती थी, क्योंकि आज के जो कानून ये बनाए थे 13 जनवरी 2019 को, उसमें यहाँ तक भी था कि अगर इस भेदभाव के होते हुए हरासमेंट हुआ है, किस तरह का भी विक्टिमाइजेशन हुआ है, तो यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से इस पर FIR कराएगी, क्रिमिनल केस बनाएगी इसको। पहले ये नहीं था। दूसरा, ये प्रावधान नहीं था कि टाइम बाउंड ये सारा प्रोसीडिंग्स टाइम बाउंड होंगी, जैसा कि इसमें प्रावधान है। अगर टाइम बाउंड होती तो 15 दिन में उसको न्याय मिल सकता था, या टोटल समझिए 22-23 दिन में न्याय मिल सकता था, वो अब तक नहीं मिला। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो ये अब आदेश पारित किया है वह ये जानते हुए, महसूस करते हुए कि वास्तव में यूजीसी रेगुलेशन 2012 में कुछ कमियां थी, और यह यूजीसी ने ही नया कानून बनाया, नए रेगुलेशन लाए, क्योंकि उन्होंने भी महसूस किया कि जो ये 2 आत्महत्याएं की थी और जो रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई थी, इसमें वास्तव में कुछ कमी रह गई थी। तब तो केवल एक इनडिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर होता था, वही सारी कार्रवाई करता था और वार्निंग वगैरह दी जा सकती थी। वो एक तरह से एडवाइजरी थी, मैंडेटरी नहीं थी। ये 2026 का जो 13 जनवरी 2026 को ये नई रेगुलेशन बनाए, इसमें ये केवल एडवाइजरी नहीं है, ये मैंडेटरी है। और अगर कोई इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी इनको नहीं मानती है तो उस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन को भी सजा दी जा सकती है। उनसे जो यूजीसी की ग्रांट्स है वो बंद की जा सकती है, उनकी मान्यता बंद की जा सकती है, उनके खिलाफ अनेक आदेशों के तरह से पालन न करने की कार्रवाई की जा सकती है। वो डिग्री प्रदान नहीं कर सकते, इतने सख्त सजाएं यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशन, जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन हैं, उनके खिलाफ हो सकते हैं।
एक और बड़ी बात है, पहले कानून में रिगिंग के खिलाफ भी आदेश पारित किए जा सकते थे, रिगिंग के खिलाफ भी सजा दी जा सकती थी। इस कानून में संभवतः रिगिंग को उतने महत्व नहीं दिया गया, खासतौर से इसलिए भी कि रिगिंग कोई कास्ट बेस्ड या शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, पीपल विद डिसेबिलिटी या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस या अदर बैकवर्ड क्लासेस वगैरह के ही खिलाफ नहीं होती। रिगिंग तो नए स्टूडेंट्स के खिलाफ पुराने स्टूडेंट्स बिना भेदभाव के, बिना कास्ट वगैरह के भेदभाव के करते हैं। इसलिए इस नए कानून में जो 13 जनवरी 2019 में लाया गया है था, उसमें रिगिंग का प्रावधान नहीं किया गया था। रिगिंग को एक कास्ट बेस्ड या रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना गया। इसलिए उम्मीद की जाती है कि नया कानून बनेगा, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के ऐतराज हैं उनको मद्देनजर रख करके उन पर ध्यान रखते हुए सुधार किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से इस नए कानून को, यूजीसी के रेगुलेशंस को, जिस तरीके से रिट पिटीशन सिविल नंबर 2119 ऑफ 2019 के साथ जोड़ दिया गया है, नहीं कह सकते कि कितना समय लग सकता है। और यह भी नहीं कह सकते जिस तरीके का आज वातावरण जुडिशरी में भी चल रहा है, ये वास्तव में दोबारा से आवश्यक सुधार करने के पश्चात यह कानून लागू होगा कि नहीं। क्योंकि नहीं भूलना चाहिए, हमारे इसी सुप्रीम कोर्ट में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह हुआ था ना कि 4 वरिष्ठ जस्टिसों ने, जजों ने मीडिया के सामने यह आकर कहा था कि हम देश को बताना चाहते हैं कि हमको स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। तो कह नहीं सकते कि इस पर कितना दबाव रहेगा, क्योंकि एक तरफ उच्च वर्गों का, मनुवादी जिसको कह सकते हैं, उनका बहुत भारी दबाव है और वह इस कानून को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। वहाँ दूसरी तरफ सरकार के ऊपर जो हमारे दलित हैं, आदिवासी हैं, लोग जो विकलांगता से ग्रस्त हैं वो हैं, या अन्य बैकवर्ड क्लासेस हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, इस तरीके के लोगों का दबाव है कि हाँ, इस तरीके के कानून बनने ही चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों के साथ यूनिवर्सिटीज़ में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में बहुत अन्याय होता है, भेदभाव होता है। और कई स्टूडेंट, जैसे कि अभी आबिदा के बारे में मैंने बताया, वर्मुला के बारे में बताया, भेदभाव होता है और वो आत्महत्या तक करने पर मजबूर हो जाते हैं। अब देखना यह है कि आगे ऊंट किस करवट बैठता है। धन्यवाद।